हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लास ली थी उसमें मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार की कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस पर बात की थी। और जैसा कि मैंने अपने दिमाग से सोचा है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक टॉपिक, एक मुद्दा, एक पॉइंट्स जो था मैंने छोड़ दिया था। तो आप हो सकता है अपने अपने दिमाग में एज्यूम किया हो कि राइज ऑफ डिक्टेटरशिप यानी अधिनायकवाद का उदय भी एक इम्पैक्ट के तौर पे से फर्स्ट वर्ल्ड वार के माना जाता है। लेकिन मेरा अपना जैसा कि मानना है कि डायरेक्ट डिक्टेटरशिप का राइज नहीं हुआ था, बल्कि वैसा कंडीशंस फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इमर्ज किया कि उस कंडीशन में लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सक्षम नहीं माना कुछ डिसीजन लेने में, जो कि वो डिसीजन जो था वॉर रिलेटेड डिसीजन था। तो उस परिस्थिति में एक ऐसी सरकार, एक ऐसा गवर्नमेंट की अपेक्षा की गई जो तुरंत डिसीजन मेकिंग का काम करे। और आप सारे लोग अवेयर होंगे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है उसमें कोई डिसीजन फाइनलाइज होते होते समय लगता है, और वार जैसे नाजुक क्रिटिकल स्टेज में कोई भी डिसीजन क्विकली होना चाहिए। और ऐसी विचारधारा, ऐसी आइडियोलॉजी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान लोगों के समक्ष आया, तो लोगों ने इनडायरेक्टली डिक्टेटरशिप ऑफ रूल को पसंद किया। और ये एक बहुत बड़ा कारण है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस राइज ऑफ डिक्टेटरशिप न होकर, बल्कि उस कंडीशंस में है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके कारण विश्व युद्ध के दौरान ही वैसी प्रवृत्ति आ गई जिसके कारण अधिनायकवाद का विकास और उदय होने लगा। तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का। और हमारा आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार एंड इंपैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है। ये आपको मैप लगाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं यूरोपीय कंट्रीज जो थे उनकी प्रमुख भूमिका थी फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार इसमें। और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी आया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और वर्ल्ड लेवल पर ये चेंज आया। ये चेंजेस जो थे सिर्फ यूरोपियन भूभाग पर या यूरोपीय कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका इंपैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड पे पड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार का जो इंपैक्ट था। लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण क्या था, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वैसी कौन सी परिस्थितियां थी या कौन से सारे फैक्टर्स थे, कारक थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। वाज इट इज इनविटेबल, मतलब क्या यह अपरिहार्य था, या बहुत सारी शक्तियां थी जो इस युद्ध को होने से रोक सकती थी। मतलब इसका यह है कि ऐसे कौन से कारक थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को एकदम अवश्यंभावी बना दिया। तो इन मुद्दों पर विचार करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए, पीस के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था पेरिस में, जिसमें कई सारे ट्रीटीज हुए थे। और
उस ट्रीटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल या वर्साई की संधि। इस संधि के कारण यूरोपीय सोसाइटी में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे नई टेंडेंसी या प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कंड्यूसिव और फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल परिस्थितियां प्रिपेयर्ड हो गई, तैयार हो गई, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। मार्शल फ्रॉसा एक स्कॉलर हैं जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को, वर्साई की संधि को कहा है, जो कि अभी तक मान्यता प्राप्त ये है कि ये संधि जो थी एक शांति संधि थी, यानी कि अब यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने बीच शांति स्थापित करने के लिए वर्साई की संधि को अंजाम दिया था। लेकिन मार्शल फ्रॉसा का कहना है कि इट वॉज नॉट ए पीस ट्रीटी, इट वॉज ए ट्रूस फॉर 20 ईयर्स। मार्शल फ्रॉसा का कहना है यह शांति संधि नहीं थी, बल्कि यह 20 वर्षों की विराम संधि थी। और मार्शल फ्रॉसा का ये जो प्रेडिक्शन था, भविष्यवाणी था, वो बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि जस्ट आफ्टर 20 ईयर्स 1939 में फर्स्ट सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करते ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। इसलिए हम उन कारणों पर, उन बातों पर अब अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे जिसके कारण ऐसा लगता है, लगता नहीं है बल्कि ऐसा ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध कोई अलग थलग घटना नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज नॉट ए आइसोलेटेड इवेंट, ये कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रथम विश्व युद्ध की ही अगली कड़ी थी। यानी 20 वर्षों के दौरान राजनीतिक वातावरण उथल पुथल वाला रहा और कई ऐसी बातें हुई जिसके कारण युद्ध जैसा माहौल बना और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो सबसे पहले हम पहला कॉज पे बात करते हैं। पहला कॉज है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की कठोर संधि, जिसके कारण जर्मनी और इटली पे कठोर प्रतिबंधों को इंपोज किया गया, जिसके कारण इन दोनों ही राष्ट्रों में शुरू से ऐसी विचारधाराएं कार्य करने लगी या वैसी विचारधाराओं का मतलब वैसी विचारधाराओं का इमर्जेंस हुआ, राइज हुआ, उत्पन्न हुए वो, कि धीरे धीरे ये कंट्रीज, क्योंकि इन कंट्रीज को डिसैटिस्फाइड नेशन कहा जाता है, असंतुष्ट राष्ट्र कहा जाता है, और इन्होंने ही ऐसी परिस्थितियों में युद्ध को अंजाम दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय नेशंस थे दो फैक्शन में, दो गुटों में बट गए। एक जो ग्रुप था उसको कहते थे सेटिस्फाइड नेशन यानी संतुष्ट राष्ट्र, और दूसरा गुट था उसको डिसैटिस्फाइड नेशन यानी असंतुष्ट राष्ट्र। तो जर्मनी, इटली, जापान एंड स्पेन जैसे जो राष्ट्र थे वो डिसैटिस्फाइड राष्ट्र के रूप में थे, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन आदि जो थे वो सेटिस्फाइड राष्ट्र के रूप में थे। तो इसी समय वर्साई की संधि के द्वारा जो कठोर शर्तें आरोपित की गई, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो इंपोज किया गया इन राष्ट्रों पर, डिसैटिस्फाइड राष्ट्रों से, उसी समय उनके भीतर नेशनलिज्म के कई फॉर्म्स उत्पन्न हुए और इन राष्ट्रों में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो था, कई रूपों में उभर कर सामने आया। इसको मैं बोर्ड पे भी आपको लिखूंगा कि नेशनलिज्म के क्या क्या रूप इन डिसैटिस्फाइड राष्ट्रों में, असंतुष्ट राष्ट्रों में उत्पन्न हुए, और जिसके कारण पूरा नेशन, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, इनके नागरिक जो थे फिर उसी नेशनलिज्म के धारा में, करंट में
सोचने लगे, विचार करने लगे और मौके की तलाश में थे कि कब हमें फिर से पासा पलटने का मौका मिलेगा। और ऐसा पासा पलटने का मौका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिला, जिसमें जर्मनी और इटली की जनता ने अपनी सरकारों का खुलकर समर्थन किया। लेकिन कहने का मतलब जो राष्ट्रीयता का ये कई रूप हैं, वो सिर्फ शासक के स्तर पर नहीं था, शासकीय स्तर पर नहीं था, बल्कि वहां की जनता में भी इस तरह की भावना का संचार हो गया था, उत्पन्न हो गए थे ऐसे भावना। और इसी कारण पूरा यूरोपीय माहौल इन 20 वर्षों में फिर से बिगड़ गया। तो हम देखते हैं कौन सा फॉर्म था नेशनलिज्म का, राष्ट्रीयता के कौन से प्रकार थे, तो आपको लिख के मैं बता रहा हूं। नेशनलिज्म के राष्ट्रवाद के कई रूप इस समय दिखाई पड़ते हैं इन असंतुष्ट राष्ट्रों में। पहला है पहला जो मैंने लिखा है रियल नेशनलिज्म, इसको हिंदी में रुष्ट राष्ट्रीयता कहा जाता है, मतलब नाराज राष्ट्रीयता कहा जाए। डिससेटिस्फाइड नेशनलिज्म का तात्पर्य असंतुष्ट राष्ट्रीयता हुआ। और मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब हुआ उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता। और इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब हुआ आर्थिक राष्ट्रवाद। पहली बात, रुष्ट राष्ट्रीयता रियल नेशनलिज्म का क्या मतलब हुआ? क्योंकि वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी और इटली के साथ घोर अपमान किया गया था। उनको सैनिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से क्रिपल्ड कर दिया गया था, पंगु बना दिया गया था। और वहां का जो जनमत था, वहां की जो जनता थी, इस घोर अपमान के कारण नाराज हो गई थी यूरोप से, यूरोपीय जनमानस से, कि इस तरह का व्यवहार हमारे सम्मानित राष्ट्र के खिलाफ करना बिल्कुल गलत बात है। तो वहां का जो जनमन था, पब्लिक ओपिनियन जो था, वो बिल्कुल नाराज था, रुष्ट था, और कभी ऐसे अवसर की तलाश में था कि इस अपमान का हम बदला ले सके। सिर्फ जर्मनी इटली के शासक की बात नहीं थी, बल्कि वहां का जो जनमत था, वहां की जो जनता थी, इस घोर अपमान के कारण नाराज थी। और एक एक व्यक्ति, ईच एंड एवरी पर्सन, वो एंग्री था, क्रोधित था। और इस क्रोध का कारण था कि जर्मनी और इटली पे असमान शर्तें लागू की गई थी, उन्हें पंगु बनाया गया, सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मिलिट्री की दृष्टि से। तो रुष्ट राष्ट्रीयता इन असंतुष्ट राष्ट्र के
नागरिकों के अंदर मौजूद थी। दूसरा मैंने लिखा है आपको डिससेटिस्फाइड नेशनलिज्म, मतलब असंतुष्ट राष्ट्रीयता। एक तरफ इटली जर्मनी के सारे कॉलोनीज उपनिवेश छीन लिए गए और दूसरी तरफ मैंडेट सिस्टम के द्वारा ब्रिटेन फ्रांस के एरियाज को बढ़ाया गया और कई नए कॉलोनीज इनको प्राप्त हो गए। कई नए उपनिवेशों की स्थापना ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा किया गया और ये इटली जर्मनी की जनता देख रही थी और इससे ऐसा लगा कि इनके उपनिवेशों को छीनते हुए फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने उन उपनिवेशों के साथ साथ कई नए अतिरिक्त उपनिवेशों पर अपना कब्जा कर लिया और बदले में इटली और जर्मनी को आर्थिक स्थिति से, आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया गया और एक आर्थिक समस्या इन राष्ट्रों में पैदा हो गई, जिसके कारण जर्मनी और इटली की जनता जो थी वह असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड थी वर्साई संधि के प्रावधानों से, प्रोविजंस ऑफ वर्साई ट्रीटी, ठीक है ना। इन प्रावधानों से इन देशों की जनता बिल्कुल असंतुष्ट। तीसरा मैंने लिखा है मिलिटेंट नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद, जिसकी चर्चा मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी किया था। वह जो मिलिटेंट राष्ट्रवाद होता है, इसके बारे में आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो लोग उग्र राष्ट्रवादी भावना से इंस्पायर्ड होते हैं या जिनके दिमाग में उग्र राष्ट्रवादी सोच मौजूद होती है, वैसे लोग अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने तौर तरीके, अपने सभ्यता, अपने ग्रंथ, सबको विश्व में सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। और यहां तक तो सही है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अन्य प्रवृत्ति भी होती है और वह प्रवृत्ति होती है कि अपनी सभ्यता, संस्कृति, तौर तरीके, रिवाज का प्रसार दूसरे देशों में भी करें और हमारी सभ्यता, संस्कृति दूसरे देशों पर भी स्थापित हो जाए। यही प्रवृत्ति गलत प्रवृत्ति है। और कल मैंने एक रेफरेंस भी आपको दिया था, एग्जाम्पल भी दिया था। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के दौरान व्हाइट मैन्स बर्डन, स्वामी जाति की अवधारणा का भी कॉन्सेप्शन दिया गया था। अंग्रेजों का ऐसा कहना था कि ईसाइयत का प्रचार और बर्बर देश को सभ्य बनाने, इन सारे अच्छे नेक दिल उद्देश्यों से हम भारत में अपना साम्राज्य कायम किए। उग्र राष्ट्रवाद इसी भावना का प्रतिबिंब करता है और इसी कारण जर्मनी और इटली यानी डिससेटिस्फाइड नेशंस के लोगों के भीतर उग्र राष्ट्रवाद भी था, जो मौके की तलाश में थे। उनको कभी ना कभी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए साम्राज्यिक युद्ध करना उनकी मानसिकता थी और जब ऐसी मानसिकता थी तो ये युद्ध एक न एक दिन अवश्यंभावी था। यानी रेज नेशनलिज्म, रुष्ट राष्ट्रीयता तो थी वारसाई संधि से, उसके अलावा डिससेटिस्फाइड नेशनलिज्म भी थी, असंतुष्ट थे क्योंकि उनके हाथ से उपनिवेश छीन गए, उनके आर्थिक स्रोत खत्म हो गए, बदले में फ्रांस और ब्रिटेन को ज्यादा मिल गए। ज्यादा क्या मिल गया, बल्कि उनकी स्थिति काफी अच्छी हो गई। साथ साथ उनमें उग्र राष्ट्रवादी मानसिकता भी थी, जो ऐसे लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और उस अवसर की तलाश में रहते हैं कि कब उन्हें अपना साम्राज्यिक विस्तार करते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति को दूसरे राष्ट्रों पर थोपना है। ठीक है, 3 राष्ट्रीयता का प्रकार मैंने बता दिया। चौथा भी एक प्रकार था जो कि आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ठीक है ना, जिसमें उसी मुद्दे से संबंधित है जब उपनिवेशों को छीनने के बाद इटली, जर्मनी आर्थिक रूप से पंगु हो गए और इटली, जर्मनी का जो दैनिक जीवन था वो कष्टप्रद हो गया। आम कॉमन मैन जो था, आम जनमानस उन देशों का जो था, उन देशों का ही नहीं बल्कि जो भी डिससेटिस्फाइड नेशन थे, उन सारे देशों के लोगों का जब जीवन इकोनॉमिकली क्राइसिस में पड़ गया, आर्थिक संकट में आ गया, उससे
एक आर्थिक राष्ट्रवाद का भी जन्म हुआ और उनको इस तरह की प्रेरणा मिली कि हम भी या हमारा सरकार इतना शक्तिशाली बने कि हमारा आर्थिक स्रोत जो है, हमारा जो आर्थिक संकट है वो समाप्त हो जाए और हमारे आर्थिक स्रोत इतने बढ़ जाए कि हम एक रिच, एक प्रॉस्परस जिंदगी जीने लगे। यही चीज दादा भाई नौरोजी ने नेशनल फ्रीडम के दौरान आर्थिक राष्ट्रवाद की संकल्पना दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। उन्होंने बताया था कि भारत में कैसे भारत का धन ब्रिटेन जा रहा है और बदले में भारत को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। उससे मैंने इसलिए रिलेट किया कि आर्थिक राष्ट्रवाद का स्वरूप जो है क्या हुआ होगा इटली, जर्मनी और डिसैटिस्फाइड नेशंस में, ताकि आप इसको समझ लें। तो ये राष्ट्रीयता के चारों फॉर्म इन डिसैटिस्फाइड, असंतुष्ट राष्ट्रों में व्याप्त थे और इसने युद्ध जनित माहौल बनाने में बहुत बड़ा प्रेरणा का कार्य किया, क्योंकि ये चारों राष्ट्रीयता का फॉर्म यदि किसी राष्ट्र में होगा तो जब किसी राष्ट्र में होगा तो वो युद्ध की दिशा की ओर प्रवृत्त रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा, लेकिन उसको जब मौका मिलेगा तो उस प्रवृत्ति को कार्यान्वित करेगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आइए, इन सारे प्रवृत्तियों के बावजूद वर्साई की संधि का आरोपण या स्थापित किया गया था वैश्विक स्तर पर शांति और मिल बैठकर समझौता करने के लिए कि कोई भी विवाद राष्ट्रों के मध्य यदि हो तो उस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर सुलझा लिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रसंघ की स्थापना जो हुई वो मैंने कल भी बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्र नेशंस जो थे उन्होंने इसकी सदस्यता नहीं ली, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, ठीक है ना, जर्मनी, वहां तक तो सही है, नहीं ली। बाकी राष्ट्रों ने सदस्यता ली। लेकिन राष्ट्र संघ की असफलता अगले 20 वर्षों में तुरंत दिखाई दे दी, क्योंकि राष्ट्र संघ यदि चाहता, और उसने चाहा भी, लेकिन किसी भी नेशन ने, किसी भी राष्ट्र ने राष्ट्र संघ को वह गरिमा, वह इज्जत नहीं दी और खुलेआम राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित नियमों का धज्जी उड़ाते रहा कोई भी राष्ट्र। जैसे एग्जाम्पल, राष्ट्र संघ के द्वारा जापान पे आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। क्यों लगाया गया? पहले यह बात जान लीजिए कि राष्ट्र संघ, कल भी मैंने बताया था कि मानवीय और आर्थिक कार्यों में बहुत हद तक सफल रहा है, और जहां तक छोटे राष्ट्रों का प्रश्न है, उन राष्ट्रों के संदर्भ में राष्ट्र संघ सफल रहा है। लेकिन बड़े राष्ट्र उसके आदेशों, उसके नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रहे थे। 1931 में, 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। राष्ट्र संघ ने उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसका प्रत्युत्तर जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र संघ का कितना वैल्यू इन नेशंस के समक्ष था। और फिर उसने चीन तरफ भी आक्रमण किया जापान ने, यानी राष्ट्र संघ की खुलेआम अवहेलना करने को दर्शा रहा है जापान। फिर आपको एक इंसिडेंट बताते हैं। 1935 में, 1935 में इटली ने अबिसीनिया पर अधिकार कर लिया और राष्ट्र संघ ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया। लेकिन फ्रांस की सहानुभूति इटली के साथ थी, ऐसा देखा गया। तो इन आर्थिक प्रतिबंधों का कोई विशेष प्रभाव, इंपैक्ट इटली पे नहीं पड़ा। दूसरी बात, राष्ट्र संघ केवल सैद्धांतिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर, सिंबॉलिक तौर पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था थी। लेकिन न इटली ने, न जापान ने, न जर्मनी ने, न किसी दूसरे राष्ट्र ने इसके नियमों को, इसके सिद्धांतों को कभी तवज्जो दिया और न फॉलो किया। जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि राष्ट्र संघ, जो कि वैश्विक संस्था थी और इसको युद्ध जैसी परिस्थिति आने ही नहीं देनी होनी चाहिए थी, राष्ट्र संघ ने ऐसा प्रयास किया, लेकिन किसी भी राष्ट्र ने उसके इस प्रयास को समर्थन नहीं दिया। यहां तक की स्थिति यूरोपीय राष्ट्रों की ऐसी थी
कि एक दूसरे का इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। यदि इटली पे आर्थिक प्रतिबंध लगा तो फ्रांस की सहानुभूति अपने स्वार्थ के कारण इटली से थी। फ्रांस चाहता तो उन आर्थिक प्रतिबंधों को यथोचित कार्यान्वित करने देता, लेकिन फ्रांस ने अपने स्वार्थ के कारण इटली पर इन प्रभावों को कम होने दिया। मतलब ये प्रभाव बहुत अधिक प्रभावी इटली पर नहीं हो पाए। दूसरी बात, एक और कॉज है कि यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य कूटनीतिक संधियां, डिप्लोमेटिक ट्रीटीज अमॉन्ग यूरोपियन कंट्रीज, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो ये भी बता दें, जो कि राष्ट्रसंघ से रिलेटेड है। आमतौर से राष्ट्रसंघ ने ऐसा नियम बनाया था, रूल बनाया था, जो भी मेंबर राष्ट्रसंघ के होंगे, जो सदस्य राष्ट्रसंघ के होंगे, वह आपस में कोई डिप्लोमेटिक ट्रीटी, कूटनीतिक संधि नहीं करेंगे। लेकिन पूरे यूरोपियन कंट्रीज इस नियम का कभी भी पालन नहीं किए और फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, ठीक है, यूगोस्लाविया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, सारों ने आपस में कूटनीतिक संधियां की। डिप्लोमेटिक ट्रीटीज से वो बंधे हुए थे और राष्ट्रसंघ की अवहेलना करते हुए बंधे हुए। और ये जो कूटनीतिक संधियां हैं, डिप्लोमेटिक ट्रीटीज जो हैं, इन्होंने युद्ध जैसा माहौल क्रिएट करने में, अनुकूल बनाने में, युद्ध का फेवरेबल कंडीशन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि कूटनीतिक संधियों को भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता है। अब आते हैं, दो पॉइंट का मैंने डिस्कशन किया, 3 पॉइंट का। पहला, नेशनलिज्म के फॉर्म्स के बारे में, कैसे डिसैटिस्फाइड नेशन में वो फॉर्म्स थे। दूसरा मैंने बताया था फेलियर ऑफ कॉमनवेल्थ, राष्ट्रसंघ की असफलता। लेकिन उसी से जुड़ा एक मुद्दा था जो कि थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, डिप्लोमेटिक ट्रीटीज, कूटनीतिक संधियां, जिन्होंने युद्ध का माहौल क्रिएट करने में अप्रतिम भूमिका का निर्वाह किया। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलाइज कंट्रीज जो थे, मित्र राष्ट्र जो थे, उनमें भी किसी भी मैटर पे मतक्य नहीं था, मतलब एकमत नहीं था। चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ठीक है, अमेरिका हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं हम आपको, जर्मनी के प्रति एक प्रतिशोध की भावना हमेशा फ्रांस में रहती थी और जर्मनी को कमजोर करने का पूरा प्रयास वर्साय की संधि में की गई थी। उसके बावजूद फ्रांस कभी भी जर्मनी की तरक्की को पसंद नहीं करता था, लेकिन ब्रिटेन हमेशा और अमेरिका हमेशा जर्मनी के प्रति जो शर्तें आरोपित थी उनको हल्का करने के प्रयास में रहता था। और इसमें ब्रिटेन का निजी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, सबसे पहले ब्रिटेन हमेशा ट्रेड एंड कॉमर्स को वैल्यू देता था, व्यापार वाणिज्य को वैल्यू देता था। तो उसने जर्मनी के साथ अपनी मित्रता को अपने बनाए रखा और जर्मनी को बहुत सारी संधि की शर्तों में ढील देने का पैरोकार बना वो। ठीक है। फ्रांस बिल्कुल शक्तिहीन करना चाह रहा था जर्मनी। दूसरी बात, ब्रिटेन जो है यूरोप में एक बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन की राजनीति करता था और उसने इस बात पे नजर रखी थी कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रांस बिकम ए पावरफुल कंट्री, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस जो था एक शक्तिशाली देश के तौर पे स्थापित हो गया। और यह बात ब्रिटेन को हमेशा खटकती थी और इसलिए उसने जर्मनी को संधि की शर्तों में ढील देनी शुरू की और बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने साम्यवाद के विरोध में जर्मनी को प्रश्रय देना शुरू किया, यानी रूसी साम्यवाद का भय ब्रिटेन को जर्मनी के सपोर्ट करने के लिए बाध्य किया, विवश किया। और जर्मनी से अमेरिका भी
और ब्रिटेन भी जर्मनी को छूट दे रहे थे। यानी मैंने पॉइंट जो बताया कि मित्र राष्ट्रों में मतैक्य का अभाव, यानी एलाइज कंट्रीज में कोई सहमति नहीं थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां कायम होने में। ठीक है, कहने को आपको लग रहा है कि एक तरफ असंतुष्ट राष्ट्र थे, दूसरी तरफ संतुष्ट राष्ट्र थे। संतुष्ट राष्ट्र भी आपस में एक मत नहीं थे, और इसलिए भी इटली और जर्मनी जैसे शक्तिशाली, इटली और जर्मनी में कुछ ऐसे लोगों का उदय हुआ जिन्होंने युद्ध को ही अपना परम धर्म मान लिया। अगला पॉइंट आपको लिखते हैं, बताते हैं, जो कहा जाता है, जो मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, क्लास शुरू होने के पहले ही मैंने उसको रिलेट किया था, मैंने इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और वो पॉइंट था राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद का विकास। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही एक परिणाम था, इंपैक्ट था, कि लोगों को युद्ध के समय में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विश्वास थोड़ा कम हुआ, धूमिल हुआ, और लोगों को ऐसा लगा कि युद्ध जैसी परिस्थिति में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो क्विक डिसीजन ले, जल्दी डिसीजन ले, और ऐसी डिसीजन में पार्लियामेंट्री सरकार, संसदीय सरकार नाकाफी है। इसलिए उन्होंने इस सरकार के विकल्प के तौर पे सर्वसत्तावादी, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सर्वसत्तावादी शासन की कल्पना की, और यहीं से ये मानसिकता, ये प्रवृत्ति धीरे धीरे डेवलप कर रही थी। और अगले 20 सालों में यूरोप में दो डिक्टेटर्स, हिटलर और मुसोलिनी का उदय हो गया, और इन दोनों के प्रति पॉलिसी ऑफ अपीचमेंट कुछ यूरोपीय कंट्रीज ने दर्शाया, जिसके कारण इनकी महत्वाकांक्षा और इनके कारनामे क्लाइमेक्स पर पहुंच गए, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा कॉज था। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस तुष्टीकरण की नीति भी इन अधिनायकवादियों पर के प्रति दर्शाते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जर्मनी राष्ट्रसंघ की भी अवहेलना करता था, और जिनेवा के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में, डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और राष्ट्रसंघ की सदस्यता को त्याग दिया। तो ये भी बता रहे हैं आपको कि राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ठीक है ना, ये एक पॉइंट। अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं हम, पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट बात कि क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति पैदा हो गई थी। तो आपने ये फिर से ध्यान रखिए, आपने पहला मैंने आपको बताया था नेशनलिज्म, चार प्रकार बताए थे राष्ट्रीयता के मैंने, उग्र और असंतुष्ट और रोष। ठीक ना। दूसरा मैंने बताया आपको फेल्योर ऑफ कॉमनवेल्थ, तीसरा बताया था डिप्लोमेटिक ट्रीटीज, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। चार मुद्दों को मैंने बहुत आपको बताया तरीके से, मतलब ये विस्तार से। उसमें ये भी देखना है आपको कि जो मुद्दे हैं डिक्टेटरशिप वाले, वो डायरेक्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नहीं है, बल्कि ये सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही वो
प्रवृत्ति आ रही है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, जिसको मैंने आपको दिखाया है कि युद्ध जनित परिस्थितियों में क्विक डिसीजन लेने के लिए एक ऐसी सरकार की आवश्यकता होती है जो क्विक डिसीजन ले, तो उसी से धीरे धीरे ये डिक्टेटरशिप का विकास होता है मुसोलिनी और हिटलर के रूप में। लेकिन पॉलिसी ऑफ चीप अपीचमेंट, फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा तुष्टिकरण की नीति के कारण भी नहीं, मतलब उनकी तुष्टिकरण के कारण हिटलर और मुसोलिनी ने वैसे कारनामे किए कि जो वर्ल्ड ऑर्डर, वैश्विक व्यवस्था के विरुद्ध था। लेकिन इन राष्ट्रों के तुष्टिकरण के कारण हिटलर और मुसोलिनी ने वो सारा कुछ कुकृत्य किया, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा परिणाम है कि दो विचारधाराओं का संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब जो राष्ट्र थे यूरोपियन कंट्री, वो दो वर्गों में विभाजित हो गए, जिसमें एक वर्ग प्रजातंत्र का समर्थक था, डेमोक्रेसी था, और दूसरा एक तंत्र का समर्थक, यानी स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी वाले, एक तंत्र वाले राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान ऐसे थे, और प्रजातंत्र के समर्थक ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि थे। यानी एक संघर्ष हो गया, और इस संघर्ष का कारण था कि दोनों की विचारधाराओं में अंतर हो गया। इसके अलावा आपको बताते हैं हम कि ये एक तंत्र वाले जो राज्य थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, इन्होंने अपने राज्य में सर्वसत्तावादी सरकार की व्यवस्था की। आप जैसा कि जानते होंगे, जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फासीवाद दो नई विचारधाराओं के रूप में स्थापित हो गई। और इटली, जर्मनी, जापान में तो सैन्य शासन था ही। मुसोलिनी और हिटलर ने जनरल फ्रैंको को समर्थन किया, और स्पेन में जनरल फ्रैंको की भी तानाशाही शासन, सर्वसत्तावादी शासन स्थापित हुई। इन परिस्थितियों के बावजूद तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉजेस, ने ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। और ये इमीडिएट कॉज क्या है, इसको आप समझ लीजिए कि वर्साय की संधि के बाद पोलैंड को एक स्वतंत्र राज्य माना गया था। पोलैंड देख रहे हैं आप, यहां पोलैंड जो है पोलैंड, आपको मैं ये दिखा रहा हूं। पोलैंड के साथ साथ पोलैंड को एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेट नेशन बताया गया था। पोलैंड को डेंजिंग बंदरगाह, डेंजिंग पोर्ट दिया गया था, और इसके लिए जर्मनी के रास्ते से होते हुए एक कॉरिडोर, एक गलियारा दिया गया था। उसको पॉलिश गलियारा भी कह सकते हैं आप। और वो गलियारा जर्मनी के क्षेत्र से होकर जा रहा था, और पोलैंड को एक इंडिपेंडेंट नेशन माना गया, स्वतंत्र राष्ट्र माना गया। इसी मुद्दे पर जर्मनी निरंतर आक्रामक भूमिका निर्वाह कर रहा था, और उसने पहले सुडेटनलैंड पर कब्जा किया, उसके बाद पोलैंड की बारी थी। तो जर्मनी ने पोलैंड से उस पोलिश गलियारे की, यानी डेंजिंग बंदरगाह की मांग की, और उसने कहा कि उस पोलिश गलियारे में, कॉरिडोर में मैं सड़क और रेल मार्ग बनाऊंगा। दूसरी ओर फ्रांस और ब्रिटेन इस स्थिति को नजदीक से देख रहे थे। ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ एक 5 ईयर ट्रीटी किया, 5 वर्षीय अग्रीमेंट किया, समझौता किया, और पोलैंड की रक्षा का आश्वासन दिया। साथ ही फ्रांस ने भी जर्मनी को
मदद देने का आश्वासन दिया। लेकिन पोलैंड से जर्मनी ने उस पोलिश गलियारे की मांग की और एकाएक यहां तक कि ब्रिटेन ने प्रयास भी किया कि पोलैंड और जर्मनी के बीच वार्ता करें, एक डायलॉग करें और इस युद्ध जनित स्थिति को समाप्त कर दे, और युद्ध हो ही नहीं। लेकिन जर्मनी ने बगैर कुछ वेट किए 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो। ठीक है, अब आप आते हैं, यहां तक आप कॉजेज को समझ गए कि क्या कारण थे, व्हाट वेयर द कॉजेज फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना। अब आपको आते हैं, विचार करते हैं कि क्या इसके प्रभाव हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या इंपैक्ट पड़े। तो ये जो प्रभाव था वो बड़ा ब्रॉडर था और बड़ा व्यापक था, और सिर्फ यूरोपीय कंट्री ही नहीं प्रभावित हुए बल्कि पूरे वर्ल्ड में वैसे राष्ट्र भी जो कि न्यूट्रल थे, तटस्थ थे, इस युद्ध से प्रभावित हुए। ये प्रभाव का कारण आपको फिर से बताया जाएगा, लेकिन उसको पॉइंट वाइज समझना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसी पॉइंट में आप डील कर सकते हैं और उसी पॉइंट के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आखिर वर्ल्ड लेवल पर क्या चेंजेज आए। इसको ध्यान से समझिएगा। पहला, वैचारिक परिवर्तन, आइडियोलॉजिकल चेंज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट आएगा, 2-4 लाइन सिर्फ लिखना है, कितनी क्षति हुई, अगर डेटा नहीं देना है कि बहुत धन जन की बहुत हानि हुई, विनाशकारी युद्ध था, मतलब उससे आंसर नहीं होता है, वो सिर्फ 3 या 4 पॉइंट लाइन होना चाहिए। अब आप सीधे पॉइंट वाइज डिस्कस कीजिए। पॉइंट वाइज मतलब हर पैराग्राफ में आपकी एक नई बात होनी चाहिए जो बेस्ट आंसर माना जाता है। तो पहला हुआ कि इसको आपको समझाना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे कि वैचारिक परिवर्तन जो टॉपिक मैंने लिखा है, यानी कि आइडियोलॉजिकल चेंज जो मैंने लिखा, वो क्या मतलब हुआ। आप पहले से पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूं, कि फ्रांस की क्रांति से यूरोपीय समाज में कुछ नई प्रवृत्तियां उभर कर आई थी जो कि पूरे यूरोप को गाइड कर रही थी, जैसे राष्ट्रीयता, समानता, स्वतंत्रता। अब ये जो प्रवृत्तियां थी वो क्षीण पड़ने लगी, यानी कि अब उनका उतना प्रभाव नहीं रहा या उतनी लोकप्रियता नहीं रही जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले थी। ये प्रवृत्तियां पुरानी पड़ रही थी और नई प्रवृत्तियां समाज में स्थान ले रही थी, यानी अब यूरोपीय समाज जो था वो यूरोपियन सोसाइटी वाज मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज। अब यूरोपीय समाज विचारधाराओं के आधार पर संगठित हो रहा था। जरूरी नहीं है कि प्रजातंत्र तांत्रिक व्यवस्था है वहां पर,
तो सारे उस देश के लोग प्रजातंत्र को ही फॉलो करें। यानी विचारधाराओं, जैसे अब राष्ट्रीयता बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, अपना देश, अपनी जाति, अपनी संस्कृति, ये जो प्रवृत्ति थी यूरोपीय मनुष्य की, वो समाप्त होने लगी और विचारधाराओं में लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होने लगा। यानी लोगों की मानसिकता विचारधाराओं के प्रति उन्मुख हो गई, टुवर्ड्स आइडियोलॉजी। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, फ्रांस, ब्रिटेन के बहुत सारे लोग दुश्मन देशों को भी समर्थन करते थे। ऐसा क्यों करते थे? यदि फ्रांस या ब्रिटेन के कुछ लोग वहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहने के बावजूद साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते थे, और यदि उनकी सरकार किसी दूसरे देश, ऐसे देश के खिलाफ युद्ध कर रही है जो कि साम्यवादी देश है, तो वो अपना देश के नागरिकों को छोड़कर उस देश को समर्थन करते थे। यानी अब राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मातृभूमि से प्रेम, ये जो नैरो, ये जो लिमिटेड सोच थी, वो समाप्त हो गई और लोग थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक में, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा ब्रॉड आउटलुक में सोचने लगे। यानी अब उनकी इन राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि प्रेम, इनका स्थान विचारधाराओं के प्रति भक्ति ने ले लिया। ये बहुत बड़ा चेंज था, मेजर चेंज था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विचारधाराओं के आधार पर समाज हमारा स्थापित होने लगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिला। अब विचारधाराओं के आधार पर भी आपको फिर अगला आगे बताएंगे हम क्या हुआ था, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए जो जनरल कॉजेज इंपैक्ट है वो, कि पहले आप देखिए कि इस वर्ल्ड वॉर के बाद ही वॉर स्टाइल में और स्ट्रेटजी में, युद्ध के तरीकों में और रणनीति में एक रैपिड चेंज आया और लोगों को पता चला कि युद्ध क्या है और युद्ध को कैसे रैपिडली जीता जाता है। क्योंकि हिटलर ने लोगों को दर्शाया था कि जितनी वेग से उसने पूरे विश्व पर अपना अभियान किया था, तो लोगों को ऐसा लगा कि जो युद्ध महीनों सालों लगते थे वो सिर्फ सप्ताह और चंद दिनों में जीते जा सकते हैं। ये हिटलर ने दिखाया। और स्ट्रैटेजी, अब थल सेना यानी आर्मी और नौसेना का वैल्यू नहीं रहा, नेवी और आर्मी का वैल्यू कम हुआ और तवज्जो किसको मिला? एयर, हवा, मतलब ये वायु सेना को मिला। यानी अब युद्ध के तौर तरीकों में मिसाइल, पनडुब्बी, प्रक्षेपास्त्र ये प्रोमिनेंट हो गए। और सबसे बड़ा तो एक दुखदाई माना जाता है कि जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने के B-2 विमान ने हिरोशिमा पर अणु बम गिराया, जिससे 7.5 लोग की मौत हो गई, 7,50,000 की, और जापान के 90% बिल्डिंग्स इस हमले से कोलैप्स हो गए, ध्वस्त हो गए। तो लोगों को पता चला कि अब युद्ध, परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वार हो गया और अब युद्ध के रीति तरीकों में बिल्कुल चेंज आया। दो मैटर आप समझे कि पहला आइडियोलॉजिकल आधार हो गया, बेस हो गया आइडियोलॉजी समाज के संगठन में। दूसरा, युद्ध के वार के स्टाइल में, रणनीति में, यानी रणनीति में और तरीके में बहुत बड़ा चेंज हुआ। दूसरी बात, विचारधाराओं में समाज का विभाजन हो गया। मैंने तो लोगों की मानसिकता बताई कि वैचारिक आधार पर लोग संगठित होने लगे, लेकिन इससे क्या हुआ कि यूरोपियन सोसाइटीज जो था वो विचारधाराओं के आधार पर बट गया। और इस समय दो प्रोमिनेंट रूप से आइडियोलॉजी था उस समय। पहला प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, और दूसरा कम्युनिज्म, साम्यवाद। कम्युनिज्म, साम्यवाद का कहना था कि संपत्ति के
उत्पादन, वितरण और विनिमय पर चंद लोगों का अधिकार नहीं रहे, बल्कि यह राज्य के नियंत्रण में हो और इसका वितरण राज्य करे और कोई भी व्यक्ति बिना श्रम किए कुछ भी प्राप्त नहीं करे। जबकि प्रजातंत्र के लोगों का कहना था, जिसके प्रवर्तक अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन थे, उन और साम्यवाद का प्रखर वक्ता रूस, सोवियत संघ था, तो प्रजातंत्र के समर्थकों का कहना था कि पहले यह समझ लीजिए, साम्यवाद का क्या कहना है कि संपत्ति के उत्पादन, वितरण पर राज्य का अधिकार हो। और मैंने साम्यवाद पढ़ाते समय भी बताया, आप ऑलरेडी रूबरू है उससे, आइडियोलॉजी से, कम्युनिज्म के। उनका यह भी कहना था कि वर्ग विहीन, क्लासलेस सोसाइटी हो और स्टेटलेस सोसाइटी हो। उनका कहना था कि वर्ग विहीन हो, कोई छोटा बड़ा नहीं हो, सब बराबर, इक्वल इन द सोसाइटी। तो प्रजातंत्र के समर्थकों का कहना था कि ठीक है, छोटे बड़े का भेद मिटना चाहिए, लेकिन राज्य ऐसे कानूनों का अनुपालन करे या पालन ये बनाए जिसके द्वारा छोटे बड़ों का भेद मिटे, लेकिन एक साथ पूंजीपति, श्रमिक, जमींदार, किसान सब एक साथ सौहार्द के साथ रहें और किसी के समाज में किसी को हटाया नहीं जाए। यही आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था और ये समाज जो था यूरोपियन, वो विचारधाराओं में बदल गया। अगला एक बहुत बड़ा चेंज क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति की स्थापना की। जो पहले ऐसा माना जाता था कि यूरोप जो है वो संसार का पथ प्रदर्शक है, क्योंकि यूरोप ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स का संचालक माना जाता था, लेकिन उसकी ये भूमिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद समाप्त सी हो गई और अब वर्ल्ड यानी विश्व धीरे धीरे दो शक्तिशाली राष्ट्रों के वर्चस्व में स्थापित हो गया। और आप ऑलरेडी रूबरू होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि अब विश्व जो था वो दो महाशक्तियों के इर्द गिर्द संचालित होने लगा, जिसमें एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। यानी यूरोपीय प्रभाव, वैश्विक राजनीति, वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर से समाप्त हो गई और अब शक्ति का केंद्र बिंदु दो महाशक्तियों के आसपास सकेंद्रित हो गया, जिसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। युद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिए और किसी तरह का फ्यूचर डिस्प्यूट न हो, इस तरह की कामना लिए हुए वैश्विक स्तर पर एक संस्था की स्थापना की गई, जिसको यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। और इसके लिए दो सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन मोरक्को में हुआ था 1943 में, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में अंतिम तौर पर इस संस्था की स्थापना की बातें तय हुई और 1945 में ही प्रोबेबली 24 अक्टूबर यूएनओ का अस्तित्व हुआ। और यूएनओ ने एक बहुत बड़ा चेंज क्या किया, मैं यूएनओ से ही संबंधित पॉइंट में डिस्कस करना चाह रहा हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ ने बहुत सारे राहत, शांति, युद्ध रोकने वाले काम किए हैं, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था वो आपको बता दें हम आपको। उसने मानवाधिकारों की घोषणा की, ठीक है, उसके लिए उच्चायोग भी है। और यूएनओ ने जो मानवाधिकारों की घोषणा की वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिणाम माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का। और इन मानवाधिकारों से व्यक्ति
विशेष के स्वतंत्रता सुरक्षा की गारंटी मिली। ये एक वैश्विक घोषणा पत्र है और ये क्रांतिकारी प्रभाव के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। पूरा विश्व जो था दो खेमों में बट गया, पहले भी हल्का बताया मैं। एक खेमा पूंजीवादी खेमा था और दूसरा खेमा साम्यवादी खेमा था। पूंजीवादी खेमे का लीडर अगुआ संयुक्त राज्य अमेरिका था और साम्यवादी खेमे का नेता सोवियत संघ। इन दोनों के बीच सशस्त्र संघर्ष तो नहीं हुआ, लेकिन आरोपों प्रत्यारोपों का एक ऐसा दौर चला 1950 के बाद कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सोवियत संघ इन 1991 दिस टाइप ऑफ टेंडेंसी वाज एबॉलिश्ड। यानी 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ही ये जो प्रवृत्ति थी आरोपों प्रत्यारोपों की एक दूसरे के प्रति, वो समाप्त हो गई। और इसी प्रवृत्ति को कहा जाता है कोल्ड वार, शीत युद्ध। यह शीत युद्ध कई मुद्दों, वैश्विक मुद्दों के संबंध में अमेरिका और रूस के बीच जो आपसी सहमति नहीं बनती थी, तो 1950 से 1990 तक दोनों ही देशों ने एक दूसरे के प्रति और इन दोनों ही देशों के समाचार पत्रों ने भी एक दूसरे के प्रति आरोप और प्रत्यारोप लगाने की प्रवृत्ति दर्शाई है पूरे 50 से 90 तक। अंततः सोवियत संघ के पतन के बाद, विघटन के बाद इस शीत युद्ध का समापन हो गया। यही वो टाइम है जब आप देखेंगे इन दोनों ही राष्ट्रों के बीच अपने अपने आइडियोलॉजी को, विचारधारा को स्प्रेड करने के लिए, प्रसार करने के लिए प्रयास किए गए। जैसे अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र सुरक्षित महसूस करते थे, वैसे ही सोवियत संघ का प्रयास था कि पश्चिमी अमेरिका और रूस के बीच ऐसे साम्यवादी राज्यों की स्थापना कर दी जाए ताकि धीरे धीरे साम्यवाद अपना प्रसार करते करते यूरोप में भी अपनी जगह बना ले। और इसी प्रवृत्ति के कारण दोनों ही राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बेहतरी के लिए प्रादेशिक संगठनों, प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण भी किया, जो कि सैनिक संगठन के तौर पे थे, जो कि सुरक्षा के दृष्टि से थे। जैसे अमेरिका ने सोवियत संघ के साम्यवाद से रक्षा के लिए नाटो 4 अप्रैल 1949, सीएटो और बगदाद पैक्ट जैसे प्रादेशिक सैनिक संगठनों का निर्माण किया, और इसके प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट को लाया। यानी इन दोनों ही राष्ट्रों के बीच एक तनाव, एक अंतर्विरोध, एक द्वंद्व की स्थिति 1950 से लेकर 1990 तक विद्यमान थी। दूसरी बात, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में एक प्रमुख परिणाम रहा कि इस शीत युद्ध की जो आपसी खींचतान थी, उससे अलग रहने वाले राष्ट्रों के एक गुट का जन्म हुआ, और इस गुट को गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। और इनिशिएटिव जो था, पहल जो थी, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि 7 दिसंबर 1946 को रेडियो प्रसारण में नेहरू ने कहा कि हमें गुटों की खींचतानी से अलग रहनी है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना है, और हम किसी गुट के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गुटों की राजनीति के कारण ही पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो गांधी ने और इंडोनेशिया, गांधी का नेहरू ने और मतलब भारत ने इंडोनेशिया के प्रयासों से जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, जो अफ्रीका, एशिया महाद्वीप के राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों को, चूंकि इनकी स्वतंत्रता नवजात स्वतंत्रता थी, न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंस,
यानी अभी हाल हाल में इनको स्वतंत्रता प्राप्त थी, और इनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कंडीशन वैसा नहीं था सामाजिक सांस्कृतिक में कि ये किसी गुट के साथ संलग्न रहे, क्योंकि इनको अपना निजी विकास करना था। ऐसे राष्ट्रों को तृतीय दुनिया के देश भी कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इन्होंने ही बेलग्रेड में एक सम्मेलन किया और यहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। यह अलग मुद्दा है कि आज के संदर्भ में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सोवियत संघ पूछा जाता है कि इज इट रेलेवेंट, इज इट रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, क्या गुट निरपेक्षता की अभी प्रासंगिकता है? तो ठीक है, ये अलग है, हमारे टॉपिक से ये रिलेटेड नहीं है। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पर, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर अपने इंडिपेंडेंट व्यू को दर्शाया, और गुट निरपेक्षता की नीति के कारण ही ये जो राष्ट्र थे तृतीय विश्व युद्ध के, जो हाल हाल में स्वतंत्र हुए थे, इन्होंने अपना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास संभव कर पाया। नहीं यदि गुटों से जुड़ते तो इनका विकास अवरुद्ध हो जाता, ऑब्स्टेकल्ड हो जाता। द्वितीय विश्व युद्ध का एक और परिणाम ऐसा हुआ कि जो एशिया अफ्रीका के राष्ट्र प्रतंत्र थे, गुलामी में जी रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध ने ऐसा प्रभाव डाला, और फ्रांस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से इतने कमजोर हो गए कि अब एशियाई और अफ्रीकी महाद्वीप के गुलाम राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिलनी संभव हो पाई, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस के पास ऐसी शक्ति नहीं थी, हॉलैंड के पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि लंबे समय तक इन राष्ट्रों को स्वतंत्रता की बेड़ी में जकड़कर रखते। इसीलिए वह टाइम, ये जो टाइम है, भारत, श्रीलंका, वर्मा, मलाया, चीन, ठीक है ना, फिर हॉलैंड के जो परतंत्र उपनिवेश थे उनको भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हिंद चीन भी स्वतंत्र हो गया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाववश ही एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों जो कि स्वतंत्रता की बेड़ी में थे वो स्वतंत्र हो गए। ये बहुत बड़ा परिणाम हुआ, और इन्हीं राष्ट्रों ने आगे चलकर गुट निरपेक्षता को आगे बढ़ाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन को बुलंदियों पर बढ़ाया। इसके बाद और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव हुआ कि दो नए क्षेत्रों का वैल्यू भी एस्टैब्लिश्ड हुआ। वो कौन सा क्षेत्र था? जो कि आर्थिक पक्ष था उसका, जैसे सुदूर पूर्व यानी भारत, चीन, और मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व। मिडिल ईस्ट के वैल्यू का कारण क्या था? क्योंकि मिडिल ईस्ट ऐसा क्षेत्र था जहां पे तेल, प्राकृतिक तेल का भंडार था, और तेल से ही पूरा वर्ल्ड का मोबिलिटी निर्भर है, गतिशीलता आधारित है। इसलिए ऐसे राष्ट्रों जो मध्य पूर्व के राष्ट्र हैं, जैसे ये हुए ईरान, कुवैत, कतर, ये जो हुए, ये जो है इनका वैल्यू तेल के कारण एस्टैब्लिश्ड हुआ। उसी के साथ साथ भारत और चीन जैसे देश भी प्रोमिनेंट हुए, लेकिन कुछ समय लगा। तो इन सारे इंपैक्ट्स को, इन प्रभावों को अगर आप देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाला, और ये प्रभाव, कई ऐसे प्रभाव थे जिनको बिल्कुल पहले नहीं समझा गया था। जैसे आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट जो है, वैचारिक प्रभाव है, वो बिल्कुल नया प्रभाव है। यानी अब लोगों की सोच नई दिशा की ओर मुड़ गई। पहले लोग नेशनलिज्म यानी राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, मातृप्रेम, मातृभक्ति प्रेम, ऐसा मातृभूमि प्रेम, ऐसे धारणा से गए, लेकिन अब लोग जो थे बिल्कुल दूसरी दिशा में सोचने लगे, और इन छोटे छोटे नैरो फीलिंग्स के बदले ब्रॉड फीलिंग्स आई, और वो फीलिंग हुई विचारधाराओं के प्रति भक्ति। और विचारधाराओं के प्रति भक्ति इसलिए भी संभव हो पाई क्योंकि वैज्ञानिक उन्नति और शिक्षा की प्राप्ति से यूरोपीय लोगों ने
देश और काल पर यानी समय और देश पर विजय प्राप्त कर ली थी और डेवलपमेंट ने लिमिटेड जीवन, लिमिटेड सोच को समाप्त किया और ब्रॉडर आउटलुक से जिंदगी जीने की प्रक्रिया शुरू। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जो इससे रिलेटेड टॉपिक होगा वो आप पूछ सकते हैं। ओके।